जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने लिख लिए हैं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप तमाम दोस्तों के क्वेश्चन के आंसर बड़ी डिटेल के साथ करूँ। और कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि कई लोगों के क्वेश्चन मुझे बाद में मिलते हैं और वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो दोस्त जो हैं वो नाराज़ ना हों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चन के आपको जवाब दे दूँ। ठीक है जी? और अभी जो अहबाब मुझे देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर कमेंट में जवाब देने का हुआ तो वहीं पर दे दूँगा। अगर थोड़ी सी डिटेल हुई तो उस पर मैं बाकायदा एक वीडियो बना दूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी जब कोई इंसान कभी छोड़ जाए, कभी वापस आ जाए, उसको कैसे लाइन पर लगाएं? अच्छा देखिए, कोई भी इंसान अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी चल रही है कि कभी कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करता है और फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, तो इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो मे बी ये हो सकता है कि वो बंदा, उसकी कोई ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसरूफियत हो, कोई काम हो, तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हो, फिर जैसे ही उसको वहाँ से फुर्सत मिलती हो तो वो दोबारा आपके साथ कॉन्टैक्ट करता हो, बातचीत करता हो। या सम टाइम लोगों का ऐसे होता है कि अब देखें कि जब वो आपको छोड़कर जाता है, तो अब आप ये बताएँ कि मतलब वो लड़ाई झगड़ करके जाता है, गुस्सा करके जाता है या वैसे ही मतलब सही रिलेशनशिप चल रहा होता है तो वैसे वापस चला जाता है? अगर तो लड़ाई करके जाता है और फिर वापस आ जाता है और मुसलसल इस तरह चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो बंदा बिल्कुल इंतहाई अनमेच्योर है। उसको रिलेशनशिप की कोई कदर नहीं है, मतलब वो इसको एक खिलौने की तरह समझता है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं खेल लूँगा और जब मेरा दिल चाहेगा मैं इसे तोड़ दूँगा। तो ऐसे इंसान को लाइन पर लगाने के लिए क्या हो सकता है कि आप एक दफ़ा बैठकर उनके साथ बातचीत करें, ठीक है? उनसे पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं? जब तक आपको वजह मालूम नहीं होगी, जब तक इस सारे प्रोसेस के पीछे आप रीज़न को नहीं जानेंगे तो वैसे अंदाज़े ही हैं सारे कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें। आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ बैठकर बातचीत करें और उनको ये बताएँ कि आपके ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप करते हैं तो उससे मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, मैं कितना हर्ट होता हूँ और ये चीज़ मुझे बड़ी नापसंद है, ठीक है? आप उसको क्लियर, जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज सेट करें ताकि कोई भी इंसान उस लिमिट को क्रॉस ना कर सके। तो आप उसको बताएं कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये काम मुझे नापसंद है, तो लिहाजा अगर आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, या तो मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न बताएं और या फिर अगर जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे आपको कोई सलूशन नहीं मिल सकता। सेकंड क्वेश्चन है कि जी जब कोई इंसान क्लियर बोल दे मुझे आपके साथ नहीं रहना, फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ बता दूं क्योंकि मैंने वन लाइनर इसको लिखा हुआ है और जिस भाई का ये क्वेश्चन था उनकी मुझे पूरी सिचुएशन पता है और मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक बंदा है, वो आपको ये बोल देता है क्लियर कि मैंने आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, ठीक है? अब आप टेंशन फ्री हो गए कि यार ये बंदा कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में इसने वापस नहीं आना। अच्छा, चंद ही दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो इंसान दोबारा आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है और वो दोबारा आपके ऊपर चढ़ाई करता है, आपको बातें सुनाता है कि आप मुझे भूल गए। वो ये भूल जाता है कि मैंने इस बंदे को क्या बोला था। तो ऐसे बंदे के साथ क्या करना चाहिए? देखें, जब भी मेल और फीमेल मतलब अनमैरिड जो लोग होते हैं जब उनका कॉन्टैक्ट रहता है तो इस तरह की सिचुएशन
बहुत सारे रिलेशनशिप में चलती रहती है। मतलब वो एक पल में सारी दुनिया निछावर करने को तैयार हो जाते हैं और एक पल में छोड़ देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब तक आप किसी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, जब तक आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक ये मामला चलते रहने हैं। और ये भी जिस तरह पहले अर्ज किया है कि इंतहाई अनमेच्योर इंसान की निशानी है कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने किसी किसी मतलब मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ इससे सामने वाला इंसान वो कितनी तकलीफ में है, मेरे लफ्ज़ों से उसको कितनी तकलीफ हो रही है। उसके लिए मे बी ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन अगला इंसान इस वजह से वो एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जब दोबारा ये बंदा कॉन्टेक्ट करता है तो ये समझता है कि ये तो कोई मेरी गलती थी, ठीक है, मैंने ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। तो कोशिश करें कि इस तरह के रिलेशनशिप में आप जल्दी ये डिसाइड कर लें, या तो आप फैमिलीज को आपस में इन्वॉल्व कर लें जब तक कि आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, नहीं तो आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द परमानेंट ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाएं, मीन टू से मैरिज में, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। और हाँ, इसमें भी एक और बात ये है कि जहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं अगले बंदे से कि वो ऐसा क्यों करता है। समटाइम ऐसे होता है कि एक बंदे को ना अटेंशन चाहिए होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो वो जब कह देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो सम टाइम इस तरह के केसेस होते हैं कि वो इस चीज़ की ज़रूरत पेश कर रहा होता है, उसको इस चीज़ की नीड होती है कि मुझे मनाया जाए, मेरा नखरा मेरे नाज वो उठाए जाएं। वो बंदा अगला, उसका एक मान होता है कि मैं इससे नाराज़ हूँगा तो इसने मुझे छोड़ना तो है नहीं, तो लिहाजा ये मुझे मनाएगा, तो उनको अच्छा लगता है। सम टाइम इस तरह के केसेस होते हैं और सम टाइम रियलिटी बेसिस पर भी होते हैं। कई लोग आपको बताते हैं कि जी हमने आपके साथ नहीं रहना, तो फिर आप छोड़ दें कि ठीक है आप अपना रास्ता लें, मैं अपना रास्ता लेता हूँ। तो ये भी जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई मसले की जड़ तक हम नहीं पहुंच सकते कि वो बंदा ऐसा क्यों करता है, जानबूझकर ऐसा करता है, या उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई हल इसका नहीं निकलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें। देखिए, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना इंतहाई एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको किसी कंसल्टेंट की, किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप इसको नेचुरल तरीके से छोड़ देंगे। नेचुरल तरीका क्या है कि आपका ब्रेकअप हो गया, अब आपने उस इंसान की जितनी भी उसके साथ जुड़ी हुई यादें हैं उनको आपने ख़त्म कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास उनकी पिक्चर्स हैं, वॉइस हैं, तो कोशिश करें कि आप उनसे अवॉइड करें, सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दें और कुछ अरसे के लिए आप मोबाइल फ़ोन को साइड पर रख लें और उनकी कोई पिक्चर, कोई जो है वो वॉइस, हर तरह से आप थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो जाएं, देखें, और थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट जो है उसको आप चेंज कर लें। जब आप तकरीबन 1 मंथ तक इस तरह आपकी सिचुएशन गुजर जाए कि किसी की पिक्चर्स और वॉइस जो हैं वो आप ना देखें, तो आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह की कोई अलामात नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये करें कि अपने मोबाइल फ़ोन से वो पिक्चर्स वो डिलीट करते जाएं, ठीक है। ज़्यादा जब आप उस चीज़ के साथ चिपक कर रहेंगे, उसकी याद के साथ, तो फिर आपके लिए मूव ऑन करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप उसके साथ जुड़ी हुई तमाम यादें, तमाम बातें, म्यूचुअल फ्रेंड्स, उसके बारे में खुरेदना, जांचना, ये सारी चीज़ें जब आप ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल मतलब मेंटली तौर पर भी ब्रेकअप कर देते हैं, तो कुछ अरसा लग सकता है, लेकिन ये कुदरत का कानून है कि आप नेचुरली हील हो जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे लाइफ में। अब इसमें कई लोगों का सवाल होता है कि जी कितना टाइम लगता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी विल पावर के ऊपर, ये डिपेंड करता है आप इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। गॉट इट। अब एक स्ट्रांग बंदा होगा
तो वो अपनी ज़िंदगी में जल्दी मूव ऑन हो जाएगा। 6 महीने में भी मूव ऑन हो सकता है, किसी को 1 साल लग सकता है। तो ये मुख्तलिफ है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल, इसके बाद एक मतलब कमज़ोर तरीन बंदा भी होगा ना, वो भी इतने वक़्त में इंशाल्लाह अगर उसने ये तमाम काम किए जितने मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके साथ जुड़ी तमाम यादें, उनको इग्नोर किया, उनको ख़त्म किया, तो वो नेचुरली इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जब कोई इंसान बार-बार इग्नोर करे तो फिर क्या करें? देखिए, एक इंसान आपको बार-बार इग्नोर कर रहा है, तो वो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या एक आध दफ़ा ऐसा हो गया है, उसने जाने अनजाने में आपको इग्नोर किया और फिर मुसलसल इसी तरह कर रहे हैं, तो फिर आप भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। सिंपल है। लेकिन जब आप रिएक्ट करेंगे सामने वाले इंसान को, बताएंगे कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे इससे बड़ी तकलीफ होती है, एक आध बार चलो आपने बता दिया, वो इस पर्पज़ से कि सामने वाला इंसान मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, ठीक है, वो इग्नोर करना बंद कर दे। लेकिन जब आप मुसलसल किसी इंसान को ये बोलेंगे कि इस तरह आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ऐसा, तो फिर अगले बंदे को पता लग जाएगा कि ये इसका वीक पॉइंट है, फिर वो जानबूझकर आपको इग्नोर करेगा। तो कोशिश करें कि ऐसे इंसान जो बार बार इग्नोर करता है, आप भी उससे इग्नोर कर दें, वहाँ पर कोई रिएक्ट ना करें, उसको ना बताएं कि आपको कितनी तकलीफ होती है। मतलब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं और उससे हटकर जितना फोकस, जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करते थे, उतना टाइम आप अपनी फैमिली को देना शुरू कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारना शुरू कर दें, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। और जब आप इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर वो इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब आप रोते हैं, अगले इंसान की बार बार मिन्नतें करते हैं, तो फिर ऐसे होता है कि अगला बंदा आपको ज़्यादा इग्नोर करता है। तो ये आपका डिसीजन है कि अब आपने क्या करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोखेबाज इंसान की पहचान कैसे करें? देखिए, अब किसी इंसान के चेहरे के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये बंदा जो है धोखेबाज है, ये साथ निभाने वाला है, ये वफादार है, ये बेवफा है। जब तक आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उसके साथ वक़्त नहीं गुजारते, उसके साथ कोई लेन देन का मामला आप नहीं करते, आपको समझ नहीं लगती। क्योंकि लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर इतने निकाब ओढ़े हुए होते हैं कि सम टाइम कई लोगों को समझने में ज़िंदगियां लग जाती हैं। बंदा समझता है कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, लेकिन कोई ऐसी ज़िंदगी में एक सिचुएशन आती है जब मालूम होता है कि ये इंसान मेरे साथ कभी मुखलिस था ही नहीं, इसने तो सिर्फ अपनी वफादारी का, साथ निभाने का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था। तो ज़िंदगियां लग जाती हैं सम टाइम। अब किसी इंसान के दिल में क्या है, उसकी नीयत, उसका इरादा क्या है आपके बारे में, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या उस इंसान को पता होगा। तो मेरा ये एक अपना पर्सनल एक ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि देखिए, आप किसी भी इंसान के साथ जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो अल्लाह ताला से आप दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे मुखलिस और वफ़ादार दोस्त या मुखलिस और वफ़ादार पार्टनर दे ज़िंदगी में, जो मेरी दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। और उसके बाद जो बंदा बेवफा होता है, उसकी ना, जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, कि सम टाइम आपको ना अंदर से एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ एक्शन इस तरह कर रहा होता है, उसकी बातों से मालूम हो रहा होता है। अगर आप थोड़ा मतलब हाजिर दिमागी से सोचेंगे ना, तो उसकी बहुत सारी निशानियां होंगी। आपको अंदर से फिर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी कि यार ये बंदा वाकई मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। बाकी आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको ज़िंदगी में बेहतरीन पार्टनर दे, और अल्लाह से दुआ करेंगे तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला आपको वो इंसान ज़िंदगी में देगा जो आपकी दीन दुनिया के लिए बेहतर होगा। अगर कोई बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला उस इंसान को आपसे दूर कर देगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना
बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अगर किसी इंसान को छोड़ना मुमकिन ना हो और अगला बात भी ना करे तो फिर क्या करें? मतलब एक बंदे के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और सामने वाला इंसान वो आपको टाइम भी नहीं देता, आपके साथ बातचीत भी नहीं करता। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि रिलेशनशिप जो है ना, ये टू साइडेड एफर्ट है। एक बंदे के साथ आप मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितनी मोहब्बत जितनी एफर्ट आप कर रहे हैं सामने वाला भी उतनी ही एफर्ट करे। और ये बात किसी किताब में नहीं लिखी हुई कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे ही मोहब्बत करता हो। ठीक है, हो सकता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो किसी और से मोहब्बत करता हो, उसके दिल में ख्वाहिशें कुछ और हों। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वन साइडेड लव से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक अज़ियतनाक मामला होता है। अब इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू ये हैं कि जब आपको इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब आप सामने वाले इंसान की सिर्फ खुशी चाहते हो कि वो यार जहाँ रहे, जिधर रहे, जिसके साथ रहे, बस वो मुझे उसकी खुशी चाहिए। ठीक है, उसका आपके साथ रहना सिर्फ ख्यालों तक ही हो तो आप खुश हैं। लेकिन जब आप ये चाहते हो कि यार वो बंदा मेरे साथ रहे, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरे साथ ही खुश रहे, जब आप इस बात पर अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो फिर आगे से डिप्रेशन, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि मतलब उसको अपना बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो नहीं बनता तो फिर सिंपल है कि वहाँ पर आप अपनी लाइफ को स्टक ना करें, ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, तो आपका जो टोटली फोकस रहेगा वो भी उसी बंदे के ऊपर रहेगा। तो वहाँ से जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप खामख़ा टेंशन लेते रहेंगे और बहुत सारी अपनी मेंटल हेल्थ उसको आप ख़राब कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी पार्टनर सेकंड मैरिज करे तो फिर कैसे सब्र करें? देखिए इस्लाम में हस्बैंड को इजाज़त दी गई है कि वो 4 मैरिज कर सकता है। और पिछले दिनों में एक रिसर्च भी हुई थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो अनमैरिड हैं। ठीक है, उनकी एज बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ चूँकि फ़ीमेल की तादाद वो ज़्यादा है, मेल उसकी बनिस्बत कम है। अब अगर मैं आपको इसका सिंपल सा सल्यूशन बताऊं, अल्लाह ना करे, एक जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करके थोड़ा सोचिएगा कि अल्लाह ना करे आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए। ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी भी डेथ हो चुकी है और आपके बाकी जो बहन भाई हों वो अपने अपने घरों में हों, तो फिर क्या आपकी ये ख्वाहिश होगी ना कि कोई हो जो मुझे संभाले? ठीक है, जब आपके पास कोई सहारा नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो आप तो किसी की मतलब चौथी वाइफ भी बनने के लिए तैयार होंगे कि ठीक है मुझे इज़्ज़त से 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए। तो यही आप सोचें कि आपकी तरह कोई और ऐसा है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ और आपके हस्बैंड ने उनकी हेल्प कर दी है। बाकी ये एक नेचुरल है, फीमेल्स में ये जेलसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें। जेलस होते रहेंगे तो जो कुछ होना था वो तो हो चुका है ना। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा जेलस होंगे तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, इससे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला, अपनी ज़िंदगी का सुकून आप खामख़ा बर्बाद करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हस्बैंड के ऊपर है ना, अगर वो इंसाफ नहीं कर पाया तो इसका सवाल जवाब तो उसके साथ होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड ने किसी और की हेल्प की है, तो
अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ज़्यादा है कि अब उसने इंसाफ करना है। जब आपके हुकूक पूरे हो रहे हैं, आपको खाने को रोटी और बाकी आपके जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों की पहचान करने का आसान तरीका। देखें, लोगों की पहचान करने का आसान तरीका यही है कि आप उनके साथ कोई लेन देन का मामला करें। मैं आपको यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कोटेशंस बता देता हूँ, तो आई थिंक इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारा वक्त लग जाएगा। वो फरमाते हैं कि अगर आपने किसी इंसान का ज़र्फ़ देखना हो तो उसको इज़्ज़त दो। जो इंसान आला ज़र्फ़ का होगा वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त देगा, और जो कम ज़र्फ़ होगा वो उस इज़्ज़त को अपना हक समझ लेगा। फिर फरमाते हैं कि आपने किसी इंसान की फितरत देखनी हो तो उसको आज़ादी दो। आपने किसी इंसान की खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। आपने किसी इंसान की नीयत देखनी हो तो उसको कर्ज दो, और किसी इंसान का खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा मांगो। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को अपने माइंड से कैसे निकालें। जब कोई इंसान हर वक्त आपके माइंड के ऊपर सवार रहता है, हर वक्त उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो देखें यहाँ पर एक तो ये है कि आप अपनी थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप थोड़ा अपनी थॉट को देखें कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो तो आपको छोड़कर चला गया है, तो आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो भी आपके बारे में इतना सोच रहा है जो आप उसको इतनी वैल्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? और अपना फोकस वहाँ से हटाकर किसी दूसरे काम पर लगाएं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, गेम्स खेलें, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करें कि बुक्स रीडिंग करें। बर्तन में जो कुछ होता है वही बाहर निकलता है, तो जो कुछ आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, वही उसी तरह के ख्यालात आपको आने हैं। तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छे ख्यालात आएंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपके माइंड से नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है फिर आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। तो वो आपकी काउंसलिंग करेगा, या किसी साइकेट्रिस्ट से आप कोई मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। बट साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अपनी साइकोथेरेपी करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। देखिए, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए ये है कि आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें, नेगेटिव लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ ना बैठें, और जो लोग आपको ज़हनी अज़ियत देते हैं ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में ना रहें, और जो लोग हमेशा नाउमीदी, मायूसी की बातें करते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें। हमेशा जो लोग होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद जो है वो अपने खाने पीने का ख़ास तौर पर जो ग़िज़ा है आप खाते हैं वो सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, और एक्सरसाइज साथ करते रहें, और कोई ना कोई मेंटली एक्टिविटी, अपने माइंड को आपने किसी न किसी जगह बिज़ी रखना है। कुछ सॉफ्ट स्किल वो सीख लें, नई लैंग्वेज सीख लें, बुक्स रीडिंग कर लें, या कोई भी एक्टिविटी अपने किसी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लें। तो जब तक आपका माइंड बिज़ी रहेगा, आप किसी ख्याल में रहेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगी। तो जिस तरह हम अपने जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह माइंड की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और माइंड की एक्सरसाइज ये है कि इसको आपने किसी जगह फोकस देना है, फोकस लगाना है, और वो होगा जब आप बुक्स रीडिंग करेंगे या अपना ध्यान किसी और जगह पर लगाएंगे। तो वो आप ये कोशिश करें कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाए रखें, और नेगेटिव न्यूज़ और अपने लाइफ में से जो कंपैरिजन है, मवाजना है, उसको निकाल दें कि जी उस इंसान के पास तो ये सब कुछ है। मतलब आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाएं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी लाइफ में उसके पास
मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फेमस है, तो आप कहें कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो ठीक रखना चाहते हैं तो अपना मुवाज़ना किसी के साथ ना करें, अगर करना है तो अपने से निचले तबके के साथ। और बाकी ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन दिल से बड़ा ज़रूरी है। जब आप तवक्कल करेंगे, अल्लाह की ज़ात पर आपको यकीन होगा, भरोसा होगा, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा अल्लाह मेरी बात सुनता है, मेरा अल्लाह मेरे मसले का हल मुझे देगा, मेरे लिए अल्लाह रास्ते खोल देगा। लेकिन जब आप ज़िंदगी में मायूस हो जाएंगे और हर मसले को खुद ही हल करने की कोशिश करेंगे, तो सारे मसले वो हल होने नहीं हैं और सारी ख्वाहिशात भी हमारी पूरी नहीं होनी, तो फिर मेंटल इशू बन सकते हैं। तो इसलिए तवक्कल ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जिस इंसान का एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो उसके साथ मैरिज करनी चाहिए। देखें, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की बात आई थिंक हो रही है, तो ये हस्बैंड की भी हो सकते हैं, वाइफ की भी हो सकते हैं। अगर तो वो आप मतलब उसकी लाइफ में आ गए हैं और उसके बाद भी फिर वो ऐसे ही हैं, तब तो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ से पहले उनका जो कुछ था, पास्ट था, तो फिर आपको देख लेना चाहिए थोड़ा, आप उनको जज करने की कोशिश करें। कई लोगों की ना हैबिट बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, और उस हैबिट को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको अगले इंसान को मोहब्बत देने की ज़रूरत होती है, टाइम देने की ज़रूरत होती है, अपना एडिक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये आप देख लें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो, तो उससे आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें पता नहीं लगता कि किस बंदे का क्या रिलेशनशिप है। तो आप जब भी किसी के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में आए, तो अपने पार्टनर को आप ख़ुसूसन जो है वो टाइम, तवज्जो, अपने आप को बना संवार कर रखना, एक अट्रैक्शन वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ ना जाए। और कभी खुदा न ख्वास्ता आपका पार्टनर इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसके साथ बैठकर बातचीत करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी बेवफा इंसान को कैसे तड़पाएं। देखें, आप सिर्फ दो काम कर लें, ठीक है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। पहला काम तो ये है कि अपने आप को काबिल बनाएं, किसी भी फील्ड में अपना नाम कमाएं। सेकंड काम, हर तरह से उसको अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल मतलब भूल जाएं कि कभी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था कि नहीं। बस अपने आप को सिर्फ काबिल बनाएं, तो वो इंसान जब देखेगा आपकी काबिलियत, तो वो दोबारा आपकी तरफ लौट कर वापस आना चाहेगा। लेकिन उस वक़्त आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके होंगे कि किसी का आपकी ज़िंदगी में आने जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काबिल होना बड़ा ज़रूरी है और अपने ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, एक नाकाम शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर आप तड़पेंगे, कामयाब बन जाएंगे तो वो तड़पेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी पार्टनर पहले टाइम देता था, अब नहीं देता। देखें, अगर आपका पार्टनर पहले आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, बहुत ज़्यादा टाइम देता था, और अब अगर टाइम नहीं दे रहा, तो सबसे पहली एडवाइस तो आपको ये है कि अगर आपका एक मैरिटल रिलेशनशिप है, तो बहुत जल्दी जो है वो कोई भी जजमेंट पास मत कीजिएगा। ठीक है, कि आप ये शक करने लग जाएं कि जी उसकी कोई किसी और के साथ रिलेशनशिप है या उसका मेरे साथ दिल भर गया है। तो पहले वजह जानने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्या हुआ है कि उसने आपको टाइम देना छोड़ दिया है। तो जब आप वजह जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने काम करना है कि अच्छा इस वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल इशू हो, या एक जो है अट्रैक्शन वो ख़त्म हो चुकी हो, तो वो दोबारा से आप अपने रिलेशनशिप को रीन्यू करें, दोबारा से एक अट्रैक्शन बनाएं, बैठकर बातचीत करें। तो ज़्यादा टाइम ऐसे होता है ज़्यादातर कि पार्टनर को ना बहुत सारे लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसको अपने मुताबिक करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एक जब टॉक्सिक
किस्म का इन्वायरमेंट बन जाता है तो फिर पार्टनर आपसे अवॉइड करता है। तो आप देख लीजिए कि कहीं ख़राबी आप में तो नहीं है। अगर कोई और इशू आपको लगता है, आप कहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर आप उनके साथ बातचीत करें, बैठें, पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंसान की अगर मैरिज हो जाए, ठीक है, और वो मैरिज किसी मजबूरी में उसकी हुई हो किसी और इंसान के साथ, तो और उसकी मोहब्बत आपके साथ हो, अट्रैक्शन आपके साथ हो, और अब कोई ऐसा ऑप्शन ही ना हो कि आप मतलब वो उस इंसान को छोड़कर आपके साथ मैरिज करे, तो फिर इस मजबूरी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ मजबूरी की या ज़बरदस्ती की बहुत सारी मैरिज होती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेशनशिप तो बना लेते हैं, लेकिन आगे रिलेशनशिप को चलाने के लिए उनके पास इतना ज़र्फ नहीं होता या वो इतना स्टैंड नहीं ले पाते। उसकी कई वजूहात होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, सोशल प्रेशर होता है, या कोई भी XYZ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि सामने वाला इंसान जो है वो स्टैंड नहीं ले पाता आपके लिए। ठीक है जी। और अब होना तो ये चाहिए कि अगर एक इंसान आपको पसंद है और किसी वजह से आपकी उस वक़्त मैरिज नहीं हो सकी, और अभी भी उसका टोटली फोकस आपकी तरफ है, आपके साथ बातचीत करता है, दिल आपकी तरफ है, तो इसका मतलब है वो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, बेवफाई कर रहा है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है। इसमें वो इंसान भी गुनहगार होगा और इसमें आप भी गुनहगार होंगे। तो इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप पसंद की शादी करें। पहली बात तो ये है कि अपने पूछना चाहिए पहले कि आप इस रिश्ते से एग्री हैं, राज़ी हैं, तो फिर मैरिज करनी चाहिए। लेकिन अगर एक दफ़ा हो गया तो अब दोबारा ये है कि जब दूसरे इंसान का टोटली फोकस आपकी तरफ है, तो या तो आप पीछे हट जाएं, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसका घर वो बर्बाद हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये है कि आगे बढ़ें, हासिल करें। ठीक, ये जो दरमियान वाली सिचुएशन है कि ना आगे जाना ना पीछे जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और मेरा ख्याल है कि इस कुएं में जब तक आप डूबे रहेंगे, आप खुद भी अजियत में रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, और उस इंसान को भी आप तकलीफ़ में रखेंगे। इससे निकलने का आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। पीछे आई थिंक ब्रेकअप वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये आंसर किया था कि आपको सिर्फ जो है ना, अभी ये एडिक्शन बन चुकी है, और एडिक्शन जब तक आप बातचीत करते रहेंगे वो एडिक्शन बढ़ती ही चली जानी है। एक दरख्त हम छोटा सा लगाते हैं ना, कोई पौधा, उसको हम पानी देते हैं, वो बढ़ते बढ़ते उसकी जड़ें मजबूत होती चली जाती हैं। अब वो जितना मजबूत उसकी जड़ें हो जाएंगी, जितना वो बड़ा हो जाएगा, उसको फिर गिराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि मतलब दोनों में से कोई एक काम कर लें और दरमियान वाली सिचुएशन से बिल्कुल निकलें। एडिक्शन है, थोड़ी दिन वो रोएगा, थोड़े दिन आप रोएंगे, और उस इन्वायरमेंट से निकल जाएं, कोशिश करें। ठीक है, एक बंदा भी पीछे हट गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पीछे उसने हट जाना है। तो ये इस एडिक्शन को आप कम से कम ख़त्म करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर देखा जाए, इन फ्यूचर तो जब आपकी मैरिज उनके साथ नहीं होगी तो उनकी मैरिज हो चुकी है, आपकी भी हो जानी है या हो चुकी होगी, आपके बच्चे, उनके बच्चे, तो फिर ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ना है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपके बच्चों को पता लग जाए कि जी हमारे जो पापा हैं इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या उनकी मदर, उनके बच्चे देखें कि हमारी मदर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है आप दोनों के लिए। सेकंड मैरिज करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और बुरे काम का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। बाकी आप देख लें। और इस तरह की सिचुएशन में अब देखें, बहुत सारी चीज़ें ना कल्चरल होती हैं। फैमिलीज़ का आपस में एक कल्चर होता है, रहन सहन का तरीका एक अलग होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी फैमिली के या अपने जो आपके कुलीग हैं, उनमें से जो समझदार बुजुर्ग आपको लगते हैं ना, उनसे आप मशवरा करें
क्योंकि मैं यहाँ पर बैठकर आपकी सिचुएशन को नहीं बता सकता। मैं अपने मुताबिक एक ओपिनियन आपको दे सकता हूँ कि जी आप इस तरह कर लें। मे भी आपकी फैमिली में वो कल्चर ना हो, तो आप उस बंदे से एडवाइस लें जो आपके कल्चर को समझता हो, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बन चुका है परमानेंटली। अब जहाँ उनकी मैरिज हुई है तो वो किस तरह की फैमिली है, किस तरह का उनका रहना सहना है, किस तरह की मतलब सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो बंदा रहता होगा, जो उस कल्चर को समझता होगा, वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। जो एक स्टेट ओपिनियन था कि आपके पास ये ऑप्शन है, वो मैंने आपको दे दिए कि आप दरमियान वाली सिचुएशन में ना रहें, पीछे हट जाएं या आगे बढ़ जाएं। लेकिन अब जो दरमियान वाला रास्ता है कि इसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, कि किस तरीके से आप उनको हासिल कर सकते हैं, ये आपको आपकी फैमिली की कोई या वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो आपको मशवरा दे सकते हैं कि आप इस तरह करो, ठीक है। और अगर आपने छोड़ना है तो वो तरीका मैंने आपको बता दिए। हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर वो आपको उसी कल्चर के लोग या आप खुद के साथ आपस में आप मतलब गुफ्तगू करें, या आप खुद जो आपके माइंड में जो चीज़ आती है तो आप कोई डिसीजन करें और आगे बढ़ें। जो मैंने बात बतानी थी वो यही थी कि आप दरमियान वाली सिचुएशन में ना रहें, ना उनकी ज़िंदगी ख़राब करें, ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। दोनों में से एक काम कर लें, आगे बढ़ जाएं या बिल्कुल पीछे हट जाएं। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है और ये आपने कमेंट में मुझे बताना है, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझे कमेंट में लिख देने हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आप तमाम दोस्तों को आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।